हड्डियों का कमज़ोर होना ये एक इस तरह का प्रॉब्लम है जिसकी सबसे कम अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बारे में लोगों को सबसे कम पता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोगों के कभी कलाई में दर्द होगा, कभी घुटनों में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, और वो समझ रहे होते हैं कि ये जो मेरी मेरी कलाई के अंदर दर्द हो रहा है ना, ये मैंने थोड़ा सा काम किया है उस वजह से मेरी कलाई में दर्द हो रहा है, या फिर मेरे घुटनों के अंदर जो वो घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है उसका मुझे दर्द हो रहा है, कमर के अंदर जो है मैं गलत तरीके से बैठा रहा हूँ तो इसलिए मेरी कमर में दर्द हो रहा है। लेकिन कुछ दर्दें आपके जिस्म के अंदर इस तरह की होती हैं, वो इस तरह फील होती हैं कि जैसे पूरे जिस्म में ही दर्द है और हर टाइम दर्द है, आप सो के उठे हैं तब भी थकावट में है। ये जो अनएक्सप्लेन्ड किस्म की पेन होती है जिसकी समझ ही नहीं आ रही होती कि कभी हाथों में शुरू हो गई है, कभी टांगों में शुरू हो गई है, कभी गर्दन में, कभी कमर में, ये जो जनरलाइज इस तरह की पेन होती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हमारी हड्डियों की कमजोरी होती है। अब हमें हड्डियों की कमजोरी का बाहर से कैसे पता चल सकता है कि लाइक अगर एक बंदा मेरे सामने अगर क्लिनिक पे बैठा हुआ है और मैं उसे देख के कहूँ आपकी हड्डियां कमजोर है, ऐसे तो कभी पता नहीं चल सकता। इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हड्डियों की कमजोरी है इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, और इसको ठीक करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या इलाज आप कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिनके घुटनों में दर्दें रहती हैं, कंधों में, कमर में, जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं हड्डियों और पत्थों के रिलेटेड, और आपको समझ नहीं आ रही है, तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत आसान अल्फाज में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। अच्छा, अब यहाँ भी ना मैं आपसे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने मुझे सही से इसका आंसर किया, अगर आप इसका आंसर कर पाए, तो इससे काफ़ी हद तक हमें समझ आ जाएगी। अब ये जो हड्डी आपको शो हो रही है ना, ये हड्डी है हमारी हिप जॉइंट की हड्डी, यानी कूल्हे के जोड़ की हड्डी है। कूल्हे का जो जोड़ होता है, ये वाला हिस्सा हमारे कूल्हे वाले जोड़ के अंदर होता है, ये उसके बाद ये नीचे की तरफ आता है और इसे हम इस हड्डी को कहते हैं फीमर। ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक हड्डी है, ये भी फीमर है और ये भी फीमर है। ये एक बंदे की है और एक ये दूसरे बंदे की है। आपसे अगर मैं पूछूं कि इनमें आपको क्या फर्क लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है, तो ये दूर से देखें हम, तो हमें यूं लग रहा है कि इस हड्डी के अंदर भी छोटे छोटे सुराख हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जो दूसरी जो ये पिक्चर है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सुराख है। ये जो इतने बड़े बड़े सुराख हैं, ये इसी को कहते हैं कि हड्डियां कमजोर हो गई हैं। अब हड्डी तो पूरी की पूरी पड़ी है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है ना वो कम है। उसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है? जैसे कैल्शियम होता है, जैसे डिफरेंट अदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन डी वगैरह, वो इसके अंदर नहीं होता। विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को इसके अंदर अब्सॉर्ब कराना। वो आगे मैं समझाऊंगा जब इलाज बताऊंगा ना कि किस किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ें ले ली हैं। तो अभी पहले समझने की कोशिश करें कि ये नॉर्मल हड्डी है और ये कौन सी हड्डी है, वो हड्डी जो कमजोर है। अब इसको मेडिकल में क्या कहा जाता है? इसको मेडिकल में कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, अब इसको ना अगर इस लफ्ज को हम काट लें, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। आपने अक्सर बीमारियां सुनी होगी कि इस बंदे को ऑस्टियो आर्थराइटिस है, इस बंदे को ऑस्टियोपीनिया है, इसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियो का मतलब क्या होगा? हड्डी। पोरोसिस का मतलब होता है सुराख, पोर। सो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होगा? हड्डियों के अंदर सुराख होना या खला होना। उर्दू में, आम जुबान में हम इसे कहते हैं हड्डियों का भुरभुरापन या हड्डियों की कमजोरी। अच्छा, ये बीमारी मोस्टली ज्यादातर फीमेल्स के अंदर होती है, खास तौर पे मेनोपॉज के बाद, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं। लेकिन रिसेंट जो ईयर्स हैं, इसके अंदर जो मेल पेशेंट्स हैं उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस की शरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अब उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि हम इनएक्टिव ज़्यादा रहना शुरू हो गए हैं। नंबर 2, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम को हड्डियों के अंदर जाने से बचाता है, हड्डियों के अंदर जाने से रोकता है। ये कैल्शियम को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आजकल मेल जो हैं उनके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस के साइंस आते हैं। और ये वो जड़ें हैं जिसके बाद घुटनों की ग्रीस के प्रॉब्लम शुरू होते हैं, जिसके बाद आप कमर के अंदर दर्दें शुरू होती हैं। अच्छा, और यहाँ पे ना हिप जॉइंट, जो हमारा कूल्हे वाला जोड़ है, उसकी हड्डी लगाने की वजह ये है, ये वो जोड़ है, अगर इसकी हड्डी कमज़ोर है तो आप अगर कहीं पे, अच्छा जिनकी हड्डी कमज़ोर हो, जिनकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो, उनके लिए सबसे बड़ा जहर गिरना है। अगर वो गिर जाए ना
तो उनकी हड्डी बहुत आराम से फ्रैक्चर हो जाती है, आराम से टूट जाती है। तो हड्डियों की कमज़ोरी का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम गिरना है। अगर आप गिर गए, हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी, हड्डी में तो जान ही नहीं होती। तो इन हड्डियों की कमज़ोरी को कैसे ठीक करना है, यही आज सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी हड्डियों में इस तरह के सुराख बन जाते हैं, या हड्डियों का भुरभुरापन हो जाता है। ऐसी क्या रीज़न होती है? अभी मैं बैठा हूँ और अगर अभी मेरी फ़र्ज़ करें हड्डी ठीक है, कुछ साल आते हैं आने वाले। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, हर बंदे की हड्डियां उन्हें कमज़ोर होने हैं। किसी के 40 साल में हो जानी है, किसी के 50 साल में, किसी के 70-80 साल में। आप यहीं पे देख लें कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको 30 साल 40 साल में यूँ लगता है कि जैसे ओल्ड एज के बूढ़े हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल इमरान खान को आप देख लें, उनकी एज 70 प्लस है, इतनी ज़्यादा एज है, लेकिन आपको फिजिकली देख के यूँ लगता है कि यार ये तो यूँ है जैसे 40-50 साल का कोई बंदा हो। तो हड्डियां कमज़ोर होनी है, हड्डियों के प्रॉब्लम्स आने हैं, ये आपके हाथ में है कि आपने इसे 30 साल की उम्र में लाना है, 40 साल में लाना है, या 70-80 साल की एज के अंदर लेके आना। तब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि हड्डियों के अंदर सुराख होना शुरू हो जाते हैं। सो पहली रीज़न मैंने क्या बताई, ये मैं वजूहात डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सो पहली रीज़न मैंने क्या बताई है कि फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज यानी हार्मोनल चेंजेस होना। नंबर 2 दूसरी रीज़न क्या है, इनएक्टिविटी। तीसरी रीज़न क्या है, आपकी खुराक, आपके खाने। और इसके अलावा इस तरह के खाने जिनके में कैल्शियम और विटामिन डी ना हो, वो ना खाना। और ऐसे खाने खा लेना जो कि जिस्म के अंदर से कैल्शियम खुद ले ले और हड्डियों तक जाने ना दे। वो कौन कौन से खाने हैं जो कि कैल्शियम खुद ले लेता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सोडा वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें ना आपकी हड्डियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और फास्ट फूड ख़ास तौर पे। और इसके अलावा वो खाने जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह हो, ये आपको लेना चाहिए। ठीक है, सो ये तो कुछ छोटी वजूहात जो ऑस्टियोपोरोसिस को काज करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, लाइक अगर एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, एज ज़्यादा हो रही है, उसमें हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये सब के अंदर होना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई बीमारियां हो, जैसे घंटिया का प्रॉब्लम है, रोमाटाइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। लेकिन एक और ऐसा प्रॉब्लम है जिसको बड़े लोग इग्नोर करते हैं, उसकी समझ नहीं आ रही होती, और वो होता है हमारे थायराइड ग्लैंड की वजह से। हमारे गले के अंदर ये वाला ग्लैंड होता है और इसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड का काम होता है कि इसने ना डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करना होता है। इसमें से 3 हार्मोन निकलते हैं, एक को कहते हैं T3, एक को कहते हैं T4 और एक को कहते हैं कैल्सिटोनिन। ये 3 हार्मोन इस थायराइड ग्लैंड में से निकलते हैं। अच्छा, इनके निकलने के लिए ब्रेन में से सिग्नल आता है, वो TSH हार्मोन होता है, वो हम इस डिटेल में नहीं जाते। इस ग्लैंड में से निकलने वाले जो हार्मोन है, अगर उनका इम्बैलेंस हो जाए, लाइक T3, T4 और कैल्सिटोनिन, इन हार्मोन्स की इम्बैलेंस हो जाए, ये कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, इसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि या मेरे गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, इसकी वजह से मेरी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी? बिल्कुल हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? कि आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में कितना जाएगा और कितना बाहर आएगा, ये प्रोसेस आपके इन्हीं हार्मोन्स ने कराना होता है। T3, T4 और कैल्सिटोनिन ने कराना होता है। ये 3 हार्मोन्स होते हैं। अच्छा, अब इस बहस के अंदर नहीं हम जाते कि स्पेसिफिकली T3 क्या करता है, T4 क्या करता है, जनरली आपको समझ आना चाहिए कि जिनको थायराइड का प्रॉब्लम हो, इसमें एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर। आपने देखा होगा यहाँ पे गर्दन सूजी होती है लोगों की, जिसे हम उर्दू के अंदर गिलड़ कहा जाता है। इस तरह की कंडीशन, इस तरह का बोला जाता है, उसे ग्वाइटर कहते हैं मेडिकल के अंदर। सो ग्वाइटर के जो पेशेंट होते हैं, थायराइड के जिनको प्रॉब्लम होते हैं, उनके अंदर भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। सो अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं और आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हड्डियों की कमज़ोरी का काम जो है ना, उसको आप ठीक कराने चले जाए, कि ऑर्थोपेडिक को मिलें और वो आपको बताए कि हड्डियों के लिए आप ये लें वो लें। लेकिन जो हमारे थायराइड है, इसको आपने पहले ठीक कराना है, ये जड़ है। अब इसको कौन ठीक करता होता है? इसके लिए डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जैसे अगर किसी को दिल का प्रॉब्लम हो तो हम गायनाकोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाते ना, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको थायराइड रिलेटेड इशू है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के बजाय, मेरे पास आने के बजाय, या आप किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाने के बजाय कोशिश करें कि आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो आपके T3, T4 और कैल्सिटोनिन के जो हार्मोन्स हैं उनके लेवल को ठीक कर। इसके अंदर डिफरेंट टेस्ट होते हैं। T3, T4 का टेस्ट कॉमनली लोग करवाते होते हैं। अगर उस टेस्ट के अंदर आपको रेज मिले या कम लेवल मिले नॉर्मल रेंज से,
तो आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। सो एक तो ये रीज़न होगी है कि आपने ये देखना। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने गौर से सुनना है, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, और वो है हमारी बॉडी के अंदर होने वाली ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आपके जहन से ये वाला जो सवाल है ना कि यार हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं, हमारी उम्र ज़्यादा क्यों हो जाती है, जब हम बूढ़े होते हैं हमारी हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, जो यंग बच्चे होते हैं या जो यंग नौजवान है उनके अंदर भी कभी कभी हड्डियों के प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो क्या होता है, तो इसको अच्छे से समझना है, बड़ा आसान करके बताऊंगा। ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? ब्लास्ट मतलब होता है कि कुछ चीज़ टूटना, फटना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ऑस्टियोब्लास्ट, इसका स्पेसिफिकली ऑस्टियो का मतलब क्या था, मैं अभी पूरी वीडियो के शुरू में बताया, हड्डी। ब्लास्ट मतलब किसी भी किस्म की हड्डी के अंदर जो चेंजेस आई हैं वहां पे इसने जाके प्लेस हो। और इसी तरह से ऑस्टियोक्लास्ट ये ब्रेक डाउन करता है। अब इस चीज को समझें, हमारी हड्डियों में, बल्कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर, चाहे स्किन है, चाहे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, इस इतने ज्यादा लेवल पे नहीं होते। हड्डियां, स्किन और टिश्यूज ये ज्यादा होते हैं। गौर से सुनिएगा इस बात को कि अगर मैं बैठा हूं ना और आज से 6 महीने के बाद मेरी जो आज स्किन है ना, या मेरी 6 महीने बाद, साल के बाद ये वाली स्किन नहीं होगी, या मेरी ये जो आज हड्डी है ना, ये आने वाले कुछ महीनों के बाद ये वाली हड्डी नहीं होगी, ये टोटल रिप्लेस हो चुकी होगी। सो अल्लाह ने हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का सिस्टम बनाया है कि हड्डियों ने टूटना भी है, हड्डियों ने बनना भी है। सो हड्डियों का जो टूटना होता है इसे कहते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, जिसके अंदर ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। और जो हड्डियों ने बनना है इसे कहते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। अब इस चीज को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूँ। सो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हड्डियां टूटती हैं फिर बनती हैं, टूटती हैं फिर बनती हैं। लेकिन जब हम होते हैं ना बच्चे, यानी कि हमारी जब एज होती है ना बहुत कम, तब हमारी हड्डियां बनती ज्यादा है, टूटती कम है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र ज्यादा होती जाती है, हमारी हड्डियां टूटती ज्यादा है, बनती कम है। तो जितनी आपकी उम्र होती जाएगी ज्यादा, यानी कि जितना हड्डियों के टूटने का अमल बढ़ता जाएगा, बनने का अमल कम होता जाएगा, तो क्या होगा, हम बूढ़े होते जाएंगे, हमारी हड्डियां कमजोर होती जाएंगी। सो ये एक नॉर्मल हमारी बॉडी का सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। अच्छा, अब ये एक रिदम के साथ अगर चलता रहे, लाइक हड्डी टूट गई, हड्डी बन गई, ये चीज चलती रहेगी, तो हम बिल्कुल सही रहेंगे। ये हमारी बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम होता है, डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह इसको कंट्रोल करते होते हैं। लेकिन अगर ये जिस तरह से टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, बन रही है, ये कंट्रोल में है ना, अगर किसी बंदे का ये कंट्रोल खराब हो जाए, यानी ये वाले जो सेल है ना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और बनी जाए, बार बार बनी जाए, इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। अगर ये इस तरह से बनना शुरू हो जाए ना, इससे हम मेडिकल में क्या कहते हैं, से हम कहते हैं कैंसर। समझ आइए मेरी बात। सो हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक इस तरह का प्रोसेस रखा हुआ है, अगर हम इसको पढ़ते जाएंगे, इसको समझते जाएंगे, हम हैरान होते जाएंगे कि हमारी बॉडी वर्क किस तरह से कर रही है, चल किस तरह से रही है, इसको कोई ना कोई चलाने वाला है। सो जितना आप इन चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे और सुनेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आपका इस चीज़ पे यकीन बढ़ता जाएगा कि आपकी बॉडी, आपका जो जिस्म है, इसको चलाने वाली कोई ना कोई ज़ात है, ये खुद ब खुद इस तरह से नहीं चल रही है। अब जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो जाए, तो इसे हम कह देते हैं कैंसर। और ये अब हड्डी में हो जाए तो हड्डी का कैंसर, ये जिल्द में हो जाए तो जिल्द का कैंसर, इसी तरह से सारे आपको कैंसर्स का पता है। सो इस तरह से ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी चलती रहे तो अच्छी बात है, ना चलती रहे तो हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। सो आई होप सो कि आपको बेसिक वजह भी समझ आ गई है और इसकी अलामतें वगैरह किस तरह की होती हैं कि हड्डियों में दर्दें होती हैं, जिस्म में दर्दें होती हैं, सो के उठ जाए फिर भी थकावट होती है। आई होप सो कि आपको ये बेसिक समझ आ गई। अब अगर किसी शख्स की फर्ज करें कि हड्डी के टूटने का अमल जो वो ज्यादा है और हड्डी बनने का अमल बहुत कम है, अब हड्डी हो गई है कमजोर, अब इसको हम ठीक किस तरह से कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इलाज किस तरह से करेंगे हम। यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ कि ऐसे लोग जिनको शुगर हो और डायबिटीज़ हो, उनमें हड्डियों की कमज़ोरी होने की स्पीड उनमें जल्दी होती है एज़ कम्पेयर उन लोगों के जिनको डायबिटीज़ या शुगर वगैरह ना हो। सो किन के अंदर हड्डियों की कमज़ोरी होगी? जिनको थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इनको हड्डियों की कमज़ोरी का प्रॉब्लम जल्दी आ सकता है। अच्छा, अब इलाज के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका डायग्नोसिस, आपकी तशखीस।
इसके एक तो आपको अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, आपके T3 T4 के टेस्ट हो जाएंगे। अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है, शुगर का टेस्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा एक्सरे करा के आप देख सकते हैं कि हड्डियां कितनी कमज़ोर हैं। स्पेसिफिक एक एक्सरे होता है, एक ऐसा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं डेक्सा स्कैन। इस तरह का टेस्ट होता है कि जिसके अंदर लाइक एक्सरे की तरह का ही होता है, बट कुछ ज़्यादा ही हमें डिटेल नज़र आ जाती है और हमें पता चल सकता है कि हमारी कौन सी हड्डी ऐसी है जो कि कमज़ोर है। तो डेक्सा स्कैन उन लोगों को करा लेना चाहिए जिनको उम्र बहुत ज़्यादा हो और जिनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों। सो इससे आपका डायग्नोसिस सही हो सकता है कि हड्डियों की कमज़ोरी कितनी है आपको। तो अब इलाज में सबसे जो मैंने शुरू में आपको एक चीज़ बताई कि जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो उनका फ्रैक्चर हो सकता है ना। आपको कूल्हे की हड्डी का, आपको कलाई का, आपको किसी भी जोड़ का, किसी भी हड्डी के पॉइंट का आपका फ्रैक्चर हो सकता है। सो पहला पॉइंट हमने फ्रैक्चर से बचना है। ऐसे लोग जिनकी हड्डियां कमज़ोर हों उन्होंने फ्रैक्चर से बचना है, प्रिवेंट फ्रैक्चर। अब वो किस तरह से हो सकता है? अब हमें ये तो पता है ना कि ओल्ड एज के अंदर जाके हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। सो ओल्ड एज के जो पेशेंट हैं अवॉइड करेंगे ऐसे कभी बारिश हो रही है तो बाहर नहीं चले जाना, मार्बल वगैरह के ऊपर तो आप स्लिप हो सकते हैं। इसी तरह से हम ये देख लेंगे कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनके पास वहाँ पे कोई वायर्स वगैरह ना पड़ी हो तो वो उठा देंगे, कोई बीच में हर्डल्स ना हो। पहले तो हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर देंगे कि जिससे हमारा वो काज हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। हड्डी इतनी जल्दी क्रैक होती है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन अपने ही जिस्म का वजन आ जाए ना, बेड पे बैठने लगे हैं, एक ही बाजू के ऊपर पूरी बॉडी का वजन आ गया, बाजू में फ्रैक्चर हो सकता है। अगर किसी को शदीद ऑस्टियोपोरोसिस हो, हड्डियों को बुढ़ापा हो, तो इतनी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। फिर दूसरा जो मैंने हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पे इंडोर के अंदर जो पेशेंट देखे हैं जिनके ज़्यादातर ऑपरेशंस होते हैं फ्रैक्चर्स के बाद, तो उनमें मैंने ज़्यादा ये देखा है, जो हिस्ट्री मैंने ली है ना उसमें मैंने ये देखा है कि वो वॉशरूम में स्लिप होते हैं। वॉशरूम में स्लिप होना ये सबसे पहले होते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि उनका जो फर्श है वो एंटी स्लिपरी होना चाहिए, जूते इस तरह के हो जो स्लिप ना हो। अगर कोई छड़ी वगैरह है तो उसके नीचे प्रॉपर रबड़ लगी हुई हो, वॉकर है तो नीचे रबड़ लगी हुई हो, ताकि स्लिप होने के चांसेस कम से कम हो। फ्रैक्चर से हमने बचना है। पहला इलाज तो ये हो गया। दूसरा इलाज, आपने ऐसे खाने खाने हैं जिसके अंदर आपको वो चीज़ें मिलें जो हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले और सबसे टॉप के ऊपर क्या होगा हमारे पास, वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमें कहाँ पे मिल सकता है? कैल्शियम के आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आप दवाइयाँ नहीं बताते वीडियो में मैं इसलिए नहीं बताता। आप देखिए, कैल्शियम अगर आपको मैं सप्लीमेंट बताऊं और आप वो जाके ले लें, ऐसे लोग जिनको गुर्दे की पथरी हो या जिनको पित्ते की पथरी हो, कैल्शियम ज़्यादा लेने से वो बढ़ जाएगी। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ऐसी डाइट बता दूँ जिसका कोई नुकसान ना हो। अब अगर दवाइयाँ हैं तो वो तो आपको इतनी मिलेंगी, कैल्शियम डी ले सकते हैं, हर कंपनी की अलग अलग है। बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं आपको सप्लीमेंट की मेन जो इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ ना, उसको आप देखें कौन से खानों में आप ले सकते हैं। अब कैल्शियम किस में होता है? दूध में होता है, दही के अंदर होता है, हरे पत्ते वाली सब्जियों के अंदर होता है। इसी तरह से हमें विटामिन D3 लेना है। अच्छा, विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिल सकता है, सूरज की रोशनी से भी। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के लिए ज़रूरी है। मेरी बात समझ आइए। जिस्म के अंदर अगर हम कैल्शियम खा रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, कैल्शियम जा रहा है जिस्म में, लेकिन उस कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाना किसका काम है? विटामिन डी का। इसके अलावा किसका काम है? अगर आपने वीडियो को गौर से देखा है, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है T3 T4 और कैल्सिटोनिन, इनका काम होता है हमारी बोन्स के अंदर इस कैल्शियम को पहुंचाना। सो विटामिन डी वाले खाने खाएं जो कि आपको मछली के अंदर भी मिलेगा। सनलाइट के अंदर आप बैठा करें, सूरज की रोशनी में। दोपहर की जो गर्म धूप होती है उसमें नहीं बैठ जाना आपने। सुबह सुबह जो ठंडी धूप की रोशनी होती है उसमें, शाम की जो हल्की जो ठंडी ठंडी धूप होती है उसके अंदर बैठना है और विटामिन डी आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलेगा। इसके अलावा आपने मैग्नीशियम रिच फूड लेने हैं। मैग्नीशियम आपको डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स में, यानी आलमंड के अंदर, बादाम में, अखरोट में, इसमें मिल जाएगा। और पोटाशियम आपने लेना है। पोटाशियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है और वो आपको पेठा कद्दू के जो बीज होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छे मिल सकते हैं। और इसके अलावा एवोकाडो के अंदर मिल सकता है। और इसके अलावा एवोकाडो के अंदर आपको बोरॉन भी मिल सकता है। बोरॉन एक तरह का कंपोनेंट है जो कि आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने विटामिन K2 लेना है जो कि अंडे के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन अगर किसी शख्स को अंडे से यानी जर्दी से प्रॉब्लम है, लाइक कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं लेंगे। तो अपने खानों को ठीक करना है। इसके अलावा अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है कि आप अपने खानों के अंदर ना चिया सीड को ऐड करें, फ्लैक्स सीड्स को ऐड करें। चिया सीड जो वो अक्सर लोग समझते हैं जब तो हम मलंगा होता है उसको हम बिलंगा या जो भी है उसको हम समझते हैं वो चिया सीड है। वो बेसिकली चिया सीड नहीं होता। चिया सीड को उर्दू में कहा जाता है लाइक
कोई तखम शरबती कुछ इस तरह से। अगर आपको ज़्यादा पता हो तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि चिया सीड को उर्दू में क्या कहते हैं। तो आपने चिया सीड को लेना है। चिया सीड को कैसे ले सकते हैं? चिया सीड में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, फाइबर्स होते हैं, आपके वेट रिडक्शन के लिए, आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब उसको आपने कैसे लेना है? 1 चम्मच लेना है, छोटा सा पानी के अंदर डाल देना है, चाहे सारी रात भिगो के रखें उसको, या आधा घंटा 1 घंटा को लाजमी भिगो दें इसके अंदर। चिया सीड में ये एबिलिटी होती है कि वो पानी को सक कर लेता है और फूल जाते हैं, फिर आप उसको डायरेक्ट पी सकते हैं, या फिर कोई स्मूदी बना हुआ है या कोई शेक बना हुआ है या कोई दही है उसको पर डाल के वो ले सकते हैं। दूसरा जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा असर कर सकती है, वो है हमारे पास अलसी के बीज। ये अभी जो आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ये हैं हमारे पास चिया सीड। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ये हैं चिया सीड हमारे पास, और ये वाले जो है, और ये हमारे पास हैं अलसी के बीज। इस तरह के आपको मिलेंगे। और ये पेठा कद्दू के बीज हैं, ये तिल हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये अपने खानों में ऐड करनी है। अच्छा, अब इसको चिया सीड का मैंने आपको बताया कि भिगो देना पानी के अंदर, और आपने उसको पी लेना है या फिर किसी शेक वगैरह पे डाल लेना है। लेकिन ये जो अलसी के बीज है ना, इनको हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अलसी के बीज को आपने इस तरह से नहीं लेना है, लाइक आपने डायरेक्ट पानी के अंदर डबो के और वो पी नहीं लेना है। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इसको ईस लेंगे, जो इसका पाउडर होगा ना, फिर उसको छिड़क के लेना है। कैसे? लाइक सैलेड बना हुआ है घर के अंदर, और आपने ये अलसी के जो बीज है इसका पाउडर लिया और अपने उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दिया, जैसे नमक वगैरह छिड़कते हैं। और इसके अलावा चाहे ये अलसी के बीज हैं, या फिर चाहे ये चिया सीड्स हैं, चाहे पेठा कद्दू के बीज हैं, और चाहे तिल हैं, आपने कोशिश करनी है 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है एक दिन के अंदर। इतना सा लेना है जो आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके और आराम से जिसको हैंडल कर सके, वरना डाइजेशन के प्रॉब्लम हो जाएंगे। और इसको बिना पानी के और बिना किसी और चीज़ के साथ लेने की बजाय डायरेक्ट अगर आप चम्मच ले रहे होंगे, वो आपके लिए सही नहीं है। मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा हड्डियों की सेहत के लिए। दूसरी बड़ी क्या चीज़ होगी, आपने अपने खाने ठीक करने। अच्छा, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज, वर्जिश। वर्जिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कैल्शियम खा ली, आपने विटामिन डी खा ली, आपने बड़े अच्छे खाने खा लिए हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे, आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपने जो भी खाया ना वो स्टोमक के अंदर रहेगा, ब्लड में चला जाएगा, अच्छे से हड्डियों के अंदर जाकर एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, ये आपकी हड्डियों की सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन स्पेसिफिक इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी वर्जिश कैसे कैसे करनी चाहिए। लेकिन आपने सिंपल कोबरा स्ट्रेचेस कर लेने हैं, उल्टा लेट के पीछे की तरफ उठना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इसी तरह से आप सीधे लेटे हुए हैं तो लेग्स को ऊपर की तरफ उठाना है। ये डिफरेंट योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट ऐसी वर्जिशें करनी है तो बिल्कुल सेफ और नमाज पढ़ें, उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। स्लो और रुक रुक के, अगर रुकू के अंदर है तो ज़्यादा देर के लिए रुकें, सजदे में है तो उस पोजीशन में ज़्यादा देर के लिए रुकें। तो डिफरेंट रुक रुक के अगर नमाज पढ़ेंगे तो उस पोजीशन के अंदर भी आपकी हड्डियों के लिए, आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब ऐसे कौन से खाने हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने नहीं लेनी अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या हड्डियों की कमज़ोरी है, तो ये भी हमारे इलाज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपके लिए शुगर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने शुरू में बताया कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर हड्डियों की कमज़ोरी की स्टेज ज़्यादा होती है। सो अगर आपको शुगर है फिर तो आपने चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चीनी, रोटी, चावल, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर आप लेंगे तो वैसे शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर खाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। सो शुगर को अवॉइड करना है। साल्ट को उन लोगों ने बिल्कुल अवॉइड करना है जिनको ब्लड प्रेशर का इशू हो, ये हड्डियों के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो बिल्कुल हल्की अमाउंट में आप ले सकते हैं अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है। इसके अलावा रेड मीट, इसको भी अवॉइड करना है, ख़ास तौर पर जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट काज करता है। और इसके अलावा कैफीन को अवॉइड करना है। कुछ इन्फ्लेमेटरी फूड जो हैं वो आपके प्रॉब्लम्स काज कर सकते हैं। मोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसमें कैफीन है, साल्ट है, शुगर है, रेड मीट है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी हड्डियों की सेहत के लिए सही नहीं है। सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी कि हड्डियों की कमज़ोरी क्या होती है, क्यों होती है और इसका इलाज किस तरह से पॉसिबल है। अच्छा, अगर आप चाहें, मैंने जो इतनी चीज़ें बताई हैं, अगर आप दवाइयाँ लेना चाहते हैं तो आप कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बेटर ये है कि आप अपने डिस्कस करेंगे डॉक्टर के साथ अपनी कंडीशन को, अपना प्रॉपर डायग्नोस करा के फिर सप्लीमेंट से दवाइयाँ लें, फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। जैसे अभी थायराइड का होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलें, और इसी तरह से शुगर का प्रॉब्लम है, मेडिकल स्पेशलिस्ट को मिलें। और अगर हड्डियों की कमज़ोरी है, पट्टों का खिंचाव है, तो आप अपने थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। और अगर आप मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके डायरेक्ट मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट शेयर करेंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको
गाइड कर दूंगा। कोई भी सवाल है आपका वो कमेंट्स में पूछें। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।